क्या वापस से वही पुरानी लड़ाई शुरू हो गई है जिसने तमिलनाडु में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल जंग छेड़ दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ ही महीने पहले हिस्टोरिक ऑर्डर दिया था, क्लियर टाइमलाइन सेट किए थे गवर्नर्स और प्रेसिडेंट के लिए ताकि बिल्स पर डीले का सिलसिला खत्म हो। लेकिन गवर्नर आर एन रवि के लेटेस्ट स्टेप ने एक बार फिर से इस फ्लेम को भड़का दिया है। सवाल ये है, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया तो क्या गवर्नर्स उसे इग्नोर कर सकते हैं? और जब कोर्ट इस मामले में फिर से अपना वर्ड देगा तो क्या वो एग्जीक्यूटिव के पावर्स को लिमिट करेगा या फिर गवर्नर्स के डिस्क्रेशन को प्रोटेक्ट करेगा? और क्या सुप्रीम कोर्ट में बैठाए गए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जो कि CJI BR गवई द्वारा हेडेड है, अपने ही एक ऑर्डर को रिव्यू कर सकती है, स्पेशली आफ्टर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस? चलिए सब कुछ इस वीडियो में देखते हैं। अभी एक फ्रेश फ्लैश पॉइंट आया जब गवर्नर ने कलंगना सेटेनरी यूनिवर्सिटी बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर दिया। ये बिल जो तमिलनाडु असेंबली ने अप्रैल में पास किया था, एक नई यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करने का प्रपोजल था। इसका सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि चीफ मिनिस्टर चांसलर होंगे, जो करेंट नॉर्म से अलग है क्योंकि अभी तक गवर्नर ही चांसलर होते हैं। अब गवर्नर के इस मूव ने रूलिंग DMK को काफी नाराज कर दिया। पार्टी का कहना है कि गवर्नर ने सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट ऑर्डर तोड़ दिया है। कोर्ट ने अभी कुछ ही दिन पहले क्लियर डायरेक्टिव दिया था कि गवर्नर्स को बिल्स पर एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन फॉलो करनी होगी। अगर प्रेसिडेंट को रेफर करना है तो 1 मंथ के अंदर और अदरवाइज मैक्सिमम 3 मंथ्स में एक्शन लेना होगा। अब राज्यसभा MP और तमिलनाडु के काउंसिल P. विल्सन ने काफी शार्प वर्ड्स यूज किए। By going into the validity of the bill, the governor has committed contempt of the Supreme Court. He has no role to decide. He is also duty bound to act on the aid and advice of the Council of Ministers, which he has clearly overlooked. ये कन्फ्रंटेशन तब हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली एक हिस्टोरिक इंटरवेंशन किया था। कोर्ट ने रूल किया था कि तमिलनाडु असेंबली के 10 बिल्स जो गवर्नर ने प्रेसिडेंट को रेफर किए थे, डिस्पाइट बीइंग पास्ड ट्वाइस, डीम्ड टू हैव रिसीव्ड एसेंट माना जाएगा। कोर्ट ने अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का यूज करके इंश्योर किया कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस स्टेट में ब्लॉक ना हो। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। मद्रास हाईकोर्ट ने तुरंत इनमें से 9 बिल्स पर स्टे लगा दिया, स्पेशली उन बिल्स पर जो गवर्नर के वाइस चांसलर्स अपॉइंट करने के पावर्स को स्ट्रिप करते थे। इससे एक नया लीगल लेयर क्रिएट हो गया है इस पॉलिटिकल लीगल टसल में। DMK का प्लान था कि नई यूनिवर्सिटी में एडमिशंस इस एकेडमिक ईयर से स्टार्ट हो जाए, लेकिन गवर्नर के इस लेटेस्ट मूव का मतलब है कि स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी डिले हो जाएगी। रूलिंग पार्टी ने सेंटर पर भी अटैक किया, कह रहे हैं कि गवर्नर्स इन अपोजिशन रूल स्टेट्स आर रिपीटेडली डिफाइंग सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स एंड अंडरमाइनिंग इलेक्टेड गवर्नमेंट्स बाय मिसयूजिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी। अब इस पूरे मैटर का असली सिग्निफिकेंस ये है कि ये फेडरलिज्म, लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी और इंस्टीट्यूशनल चेक्स एंड बैलेंसेस पर एक बड़ी डिबेट खोल रहा है। वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर नोटिसेस इशू किए सेंटर और सभी स्टेट्स को। ये रेफरेंस ये क्लैरिफाई करेगा कि क्या कोर्ट्स प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को कंपेल कर सकते हैं कि वो बिल्स पर एक स्पेसिफाइड टाइमलाइन के अंदर एक्शन ले। चीफ जस्टिस BR गवई के लीडरशिप में एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मिड अगस्त से डिटेल्ड हियरिंग शुरू करेगा। अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट के केस में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया। गवर्नर RN रवि का बिल्स पर डिले करना इलीगल डिक्लेयर हुआ। कोर्ट ने पहली बार जुडिशियली इन्फोर्सिएबल टाइमलाइंस इंपोज किए दोनों गवर्नर्स और प्रेसिडेंट के लिए। करंट प्रेसिडेंशियल रेफरेंस तब आया जब प्रेसिडेंट डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू ने कोर्ट से 14 स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे। ये क्वेश्चंस का मेन फोकस ये है कि क्या जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को ऑर्डर दे सकती है कि वो कैसे और कब काम करे। अब आर्टिकल 143 यहाँ का सेंट्रल पॉइंट है। इस प्रोविजन के अंदर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से किसी भी ऐसे लीगल या फैक्चुअल मैटर पर ओपिनियन ले सकती है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के हो, चाहे कोई केस पेंडिंग हो या नहीं। ये पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इंस्पायर्ड है। इंडिपेंडेंस के बाद ही कम से कम 14 बार यूज हो चुकी है। अब कोर्ट का रोल लिमिटेड होता है सिर्फ वही क्वेश्चंस एड्रेस करने जो रेफरेंस में दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस प्रोविजन पर डिबेट्स हुए थे। लोगों को डर था कि इसका पॉलिटिकल मिसयूज हो सकता है, लेकिन इससे रखा गया ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक्स को सॉल्व किया जा सके। आर्टिकल 145 सबसेक्शन 3 कहता है कि इस तरह के मैटर्स एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मिनिमम 5 जजेस के सामने सुनाया जाएगा। और यहीं पर आता है एक क्रिटिकल सवाल भी कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपना अप्रैल 2025 वर्डिक्ट प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू मॉडिफाई कर सकती है? पास्ट रूलिंग्स का कहना है कि नो। कावेरी केस जैसे एग्जांपल्स ने क्लियर किया है कि आर्टिकल 143 का यूज करके एक सेटल्ड जुडिशियल डिसीजन ओवरटर्न नहीं हो सकता। अगर चैलेंज करना हो तो सिर्फ रिव्यू या क्यूरेटिव पिटिशन का ऑप्शन है। लेकिन कोर्ट आर्टिकल 143 के अंदर अपने लीगल रीजनिंग को क्लैरिफाई या एलाबोरेट कर सकता है, जैसे 1998 के प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ने कॉलेजियम सिस्टम को मॉडिफाई किया था बिना 1993 जजमेंट स्ट्राइक डाउन किए। इस
बार भी पॉसिबिलिटी यही है कि अप्रैल वर्डिक्ट अपनी जगह रहेगा, लेकिन जो 14 सवाल प्रेसिडेंट ने रेज किए हैं उन पर कोर्ट ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिफिकेशंस दे सकता है। पर एक इम्पॉर्टेंट बात, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 143 के अंदर हर बार ओपिनियन देने के लिए बाउंड नहीं है। स्पेशल कोर्ट्स बिल केस 1978 ने क्लियर किया कि डिस्क्रिशनरी पावर है। अगर कोर्ट ओपिनियन देने से मना करे तो उसके रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। 1994 के इस्माइल फारूकी केस में भी ये कंफर्म हुआ कि अगर मैटर पॉलिटिकल हो या एक्सपर्ट एविडेंस रिक्वायर करता है तो कोर्ट ओपिनियन देने से मना कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए अयोध्या बाबरी डिस्प्यूट 1993 में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस रिफ्यूज किया गया था क्योंकि सिविल केस चल रहा था और कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्रोप्राइटी का रिस्क था। इसी तरह 1982 में माइग्रेंट्स रिसेटलमेंट लॉ पर भी कोर्ट ने ओपिनियन देने से इनकार किया था क्योंकि लॉ इनैक्ट हो चुका था। ये सब इसलिए होता है क्योंकि जुडिशरी अपने इंडिपेंडेंस और क्रेडिबिलिटी को पॉलिटिकल ट्रैप से बचाने की कोशिश करती है। अब एक और लेयर्ड इशू, सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी ओपिनियंस बाइंडिंग होते हैं या नहीं। आर्टिकल 141 कहता है कि सिर्फ लॉ डिक्लेयर्ड बाइंडिंग्स होता है। सेंट जेवियर्स कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1974 ने क्लैरिफाई किया कि एडवाइजरी ओपिनियंस बाइंडिंग प्रेसिडेंट नहीं होते, बस परसुएसिव वैल्यू रखते हैं। लेकिन कुछ केसेस जैसे आर.के. गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 ने इनको बाइंडिंग ट्रीट किया। कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल केस 1991 में कोर्ट ने कहा कि एडवाइजरी ओपिनियंस ड्यू वेट एंड रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, लेकिन टेक्निकली बाइंडिंग नहीं होते। मतलब अगर करंट प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट अपना ओपिनियन देता है तो वो अप्रैल 2025 के बाइंडिंग वर्डिक्ट्स को ओवरराइड नहीं करेगा। लेकिन हाँ, ये फ्यूचर केसेस इंक्लूडिंग केरला और पंजाब गवर्नर्स के डिस्प्यूट्स को डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करेगा। तो फिलहाल तमिलनाडु और गवर्नर आर.एन. रवि के बीच की ये लड़ाई एक स्टेट लेवल पॉलिटिकल टसल से बहुत ज्यादा बन चुकी है। ये एक नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर्स और इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट्स का रोल दोबारा डिफाइन हो रहा है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।